नमस्कार। आसानियों से पूछ न मंजिल का रास्ता, आसानियों से पूछ न मंजिल का रास्ता, अपनी अपनी राहों से मुश्किलों के पत्थर तलाश कर, अपनी राहों से मुश्किलों के पत्थर तलाश कर, ज़र्रे में कायनात की महफिल खोज लो और कतरों में समंदर तलाश कर। रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीजन 2 के इस अंक में आज इस वक्त जो हमारे साथ शख्सियत है, बेहतरीन फिल्म मेकर हैं, राइटर हैं, रंगमंच से जिनका गहरा नाता रहा है, टेलीविजन, सिनेमा और रंगमंच से जुड़े हुए बेहतरीन लेखक, राष्ट्रीय फिल्म सम्मान से सम्मानित नेशनल फिल्म अवार्डी हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सुखविंदर धंजल जी का। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं एक बार फिर से सुखविंदर धंजल जी का। बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। और कैसे हैं काजल जी? सत श्री अकाल। मैं बहुत अच्छी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बहुत वेरी मच। शुक्रिया। नहीं, आपका भी बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ आपके प्रोग्राम में बुलाने के लिए, आपके रूबरू करवाने के लिए। इट्स प्रिविलेज सर, इट्स प्रिविलेज। और हमारे साथ एस्टीम्ड व्यूअर्स जुड़ चुके हैं जो हमारी शख्सियत का पहले हिस्सा रहे हैं। निशी सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बेहतरीन गायिका हैं और समाज के लिए बहुत काम कर रही हैं। शी इज अ राइटर ऑल्सो, शी इज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इनको। हरजीत वालिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और लिखते हैं वेलकम वीरा। आपके लिए लिखते हैं वेलकम वीरा। हाँ जी और वालिया साहब, सत श्री अकाल जी। डॉक्टर सरला मेहता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, डॉक्टर हैं लेकिन बेहतरीन रंगकर्मी हैं और आकाशवाणी के नाटकों में एक बड़ा नाम। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सभी का। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि आप रंगमंच से आपका जो आपकी जर्नी शुरू हुई और आपका जो ये सफर रहा है कला के क्षेत्र में, खासतौर पे रंगमंच को लेकर, तो मैं चाहूंगी कि हम भी इसका हिस्सा बने। काजल जी, ऐसे है कि मैं ना बचपन में मेरा जो बचपन बीता है, पंजाब का एक छोटा सा गांव है संगरूर डिस्ट्रिक्ट में, चकबाई का। तो वहां पे मैं पैदा हुआ था 66 में, 1966 में। और मेरे फादर जो स्कूल टीचर थे, लेकिन उनको लिखने का बहुत शौक था। तो वो कविश्री करते थे। आपको शायद पता होगा, कविश्री एक फोक है पंजाब का, जैसे गाते हैं ना। तो कविश्री जो, उसमें म्यूजिक नहीं होता, खाली आप गाते हो, दो जन मिलके गाते हैं। जैसे हमारे साथ डोगरी फोक होता है, फोक में भी तो म्यूजिक पाक जिसे कहते हैं। हाँ, उसमें खाली इसमें दो जन मिलके गाते हैं, म्यूजिक नहीं होता। लेकिन वो उनको, मेरे ताया जी जो थे वो मतलब गाते थे मिलके, तो उनको शौक था, वो लिखते भी थे, शायरी भी लिखते थे। और उस जमाने में मेरे फादर डबल एमए थे, मतलब उन्होंने इंग्लिश की एमए की और पंजाबी लिटरेचर की। और उनको बहुत शौक था लिटरेचर का। और मेरे चाचा जी सुरिंदर धंजल जो है सबसे छोटे, तो आजकल कनाडा में इज वेल नोन पोएट पंजाबी के बहुत। वहां पे उन्होंने वतनों दूर मैगजीन भी निकाला। सो बेसिक जो बोलते हैं ना कि जो चेटक कहाँ से लगी, वो वही था कि मेरे फादर, जब मैं 6 क्लास में था, 5वीं 6वीं में था, जब थोड़ी सी जो बोलते हैं ना कि बुद्ध आती है बच्चे को, तो मैं, हमारे घर में 400-500 किताबों की लाइब्रेरी थी। तो मेरे फादर को बहुत शौक था पढ़ने का। तो वो दुनिया के अच्छे अच्छे राइटर, जिसमें रसूल हमजा तोप थे, मैक्सिम गोर्की, तो ये रशियन साहित्य काफी पढ़ा मैंने। पंजाब के तो नानक सिंह है, शिव कुमार बटालवी है, सो पाकिस्तानी बहुत सारे। तो वो पढ़ते पढ़ते, और फिर क्या ऐसा हुआ कि हमारे गांव में एक टीवी आया। ये बात है कुछ 80s के, मतलब 80 के आसपास की बात होगी, 79-80 में। तो हमारे गांव में एक ही टीवी आया था, तो मतलब पूरा गांव उसको देखने के लिए इकट्ठा हो गया। हर रोज वहां भीड़ जाती थी, हम लोग भी देखने जाते थे। तो वहां से मेरे मन में एक तमन्ना पैदा हुई कि यार, ये जो टीवी देखने के लिए इतने लोग आते हैं, तो मैं क्यों ना इस टीवी में कुछ ऐसा काम करूं कि मैं इस टीवी में आऊं, या मेरा नाम इस टीवी में आए। तो बस वहीं से पहली जो मेरी शुरुआत वहीं से हुई। तो फिर वहां से मैं लुधियाना में पढ़ाई के लिए आ गया। इंजीनियरिंग किया मैंने, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज में। मैंने मेरे फादर साहब को बोला था कि मुझे थोड़ा गाने का भी शौक था बचपन में। मेरे फूफा जी हैं, ज्ञानी गुरचरण सिंह थे, वो गुरुद्वारे में कीर्तन किया करते थे। तो उनके साथ मतलब मैं थोड़ा, इतना ज्यादा नहीं मैं बोल सकता, नहीं कि बेसिक म्यूजिक सीखा मैंने उनसे। तो
तो थोड़ा गाता भी था, तो उन्होंने मुझे हारमोनियम लेके दिया और मैं थोड़ा ये मतलब था। तो उसके बाद में जब स्कूल में कॉलेज में वहां पे भी मतलब जो प्रोग्राम होते थे तो वहां पे गाना, कॉलेज में जो यूथ फेस्टिवल होते गाना, वहाँ स्टेज प्लेज में हमने करना। तो मैं लुधियाना में जब गया तो वहां पे लुधियाना में पंजाबी भवन है, जहाँ जहाँ पे थिएटर होता है। हरपाल टिवाना साहब वहाँ पे थिएटर किया करते थे, बड़े वेल नोन थिएटरिस्ट हैं। तो तब वो पंजाब वहां से जा चुके थे, लेकिन उनका जो एक वो शागिर्द थे वहां से, तो जग्गी आजाद जी, उनका एक पंजाबी कला मंच था। तो मेरे को था कि मैं कुछ करना है, तो मैं वहां पे उनको मिला जाके, तो वहां मैंने थिएटर जो ज्वाइन किया और उनके साथ में 4 साल थिएटर किया। लेकिन ये था कि मेरे फादर साहब थे, वो थोड़ा एक्चुअली क्या है कि पहले ये सब जो हमारा ये प्रोफेशन नहीं माना जाता था, इस चीज को, गाना या फिल्म लाइन को, उनको लगता था कि यार इसमें पता नहीं बंदा कामयाब होगा, रोटी चलेगी या नहीं। तो मेरे फादर साहब ने मुझे बोला कि भाई आप इंजीनियरिंग वगैरह कर लो। तो आप, मैंने बोला मैं बॉम्बे जाना है थिएटर करने के बाद। तो उन्होंने बोला देखो, उन्होंने मेरी एक शर्त रख दी कि आप अगर फर्स्ट डिवीजन में इंजीनियरिंग पास करोगे तो मैं आपको नहीं रोकूंगा, तो उसके बाद आप कुछ भी करना। और मेरा इतना पैशन था, मैं इतना पढ़ाई की, तो कह रहा हूँ कि मैंने मतलब मेरिट लिस्ट में उस टाइम पे मेरा मतलब 88 में मेरे 86% मार्क्स थे। आजकल तो 98 आम हो गए, 90 प्लस, उस टाइम में 86 बहुत बड़ी बात होती है। और मुझे 4,500 रुपया जो बोलते हैं ना, वजीफा जिसको बोलते हैं, कि एप्रिसिएशन के लिए गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया था। और वही 4,500 रुपया लेके मैं 1988 में मुंबई आया था। सो वो मतलब एक कह लो कि एक इंस्पिरेशन जो मेरे फादर ने दी और उससे हुई। और उसके बाद 4 साल में वहां पे, जैसे मेरा कॉलेज था वहाँ 4 साल, और साथ में मैं 4 बजे तक कॉलेज जाता था, 5 बजे से लेके 8-9 बजे तक हम लोग थिएटर करते थे, रिहर्सल करते थे, संडे मंडे के शोज करते थे। तो बहुत मतलब वो 84 से 88 तक का जो सफर था, बहुत बिजी लाइफ था, लेकिन बहुत मजा था, बहुत कुछ सीखा। और बहुत थिएटर में काम किया, एज एन एक्टर मैंने बहुत काम किया। वहां से फिर मैंने मतलब जग्गी साहब के साथ में फिर मैं थिएटर में असिस्ट करने लगा, थिएटर में थोड़ा डायरेक्शन, क्योंकि मेरा शुरू से झुकाव था डायरेक्शन की तरफ। तो मेरा यही था कि डायरेक्टर ही बनना है। नॉर्मली लोग क्या है, बॉम्बे में आते हैं कि वो एक्टर बनने के लिए आते हैं, जब एक्टर बन नहीं पाते तो फिर उनको लगता है कि चलो यार अब डायरेक्टर बन जाओ या कोई और टेक्निकल जॉब कर लो। लेकिन मुझे ये था कि मैं जो करूं, सो उसके लिए मैं फिर डायरेक्टर बनने के लिए 88 में बॉम्बे में आया। क्या बात, क्या बात। निशी सिंह जी लिखती हैं कि आपको सांस्कृतिक धरोहर विरासत में मिली है। सतीश आनंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन रंगकर्मी हैं, राइटर हैं, निर्देशक हैं, बहुत बहुत स्वागत इनका। अशोक भौमिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। नौरीन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। तो जिस तरह से आपने कहा कि आप निर्देशक बनना चाहते थे, आप एक्टर नहीं बनना चाहते थे, और आपने रंगमंच की बात कही, या आपने 4 साल रंगमंच किया। थिएटर की अगर हम बात करें, थिएटर बिल्कुल बदल के रख देता है कि इंसान को जीवन जीने का नजरिया बदल देता है। तो आपकी जो जर्नी रही है उस पर थिएटर का कितना इम्पैक्ट रहा है? देखिए, पहले तो जो पैशन है ना, वो मेरे ख्याल से थिएटर से ही जनरेट होता है। क्योंकि हम लोग जाते थे, इतनी गर्मी होती थी उस टाइम पे, जब हम गर्मी में थिएटर, तो 5 बजे आपको पता है कितना मतलब उसमें धूप ही होती है, जून जुलाई में हम लोग जाना, फिर स्टेज के ऊपर पानी का छिड़काव करते थे, झाड़ू मारते थे, फिर उसके बाद में थोड़ा ठंडा होता था। मतलब कई बार गरम 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 स्टेज के ऊपर भी जो गर्मी, इतनी पाँव जल रहे हैं फिर भी हम लोग कर रहे हैं। तो वो जो पैशन, मतलब वो चीजें फील ही नहीं होती थी। तो मेरे ख्याल से जो थिएटर है ना, आपको जो मेहनत करना है, जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, वो आगे वो चीज थिएटर आपको सिखाता है और आपको ये बताता है कि भैया ये रास्ता इतना आसान नहीं है, इसमें जो जो डगर है ना, इसमें जो इतना मतलब कांटों भरी है, और इसमें आपको चलने के लिए वो आपको तैयार करता है। एक बार जब आप थिएटर, क्योंकि थिएटर में आपको फैसिलिटीज नहीं होती लाइव को, लेकिन आपको अभी आजकल तो थिएटर काफी डेवलप हो गया। अभी आजकल थिएटर के आर्टिस्टों को पैसे भी मिलने लगे। हमारे जमाने में तो पैसे वैसे की तो बात ही नहीं होती थी, कुछ खाली ये था कि यार बस रख ले और शो होते जाए, तो जो भी है, कोई टिकट नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। लेकिन थिएटर ने ये सिखाया है कि
आप जो चाहे और अपनी मेहनत से कर सकते हैं, और आपको कोई बंदा मतलब ऐसे नहीं है कि यार जो आपने एम दिया वो पा सकते हैं। और मेहनत करना सिखाता है थिएटर, और पेशेंस सिखाता है थिएटर, और पैशन क्रिएट करता है थिएटर मेरे ख्याल से जो। बिल्कुल, नवरीन शर्मा जी लिखती हैं कि बिल्कुल सही, जिंदगी की असलियत सिखाता है थिएटर। असली वाकई असली, यस यस। क्योंकि वो किरदार जी जो होते हैं ना, बिल्कुल। जब हम लोग स्टेज पे होते हैं तो हम हमारे सामने जो करंट रिस्पॉन्स मिल रहा होता है ऑडियंस का, जो आप कर रहे होते हैं, आप अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, आपको इमीडिएट रिएक्शन मिलता है लोगों का। वो जो रिएक्शन बिल्कुल है वो आपकी जो शख्सियत है उसको निखारता है, आपके अंदर एक जो बोलते हैं ना कि अलग तरह का कॉन्फिडेंस पैदा करता है। आप अच्छा जी कर रहे हैं, आपको लगता है कि यार नहीं मैंने किया। अभी जो सिनेमा में तो बहुत आगे जाके थिएटर में पिक्चर आती है, कब रिएक्शन लोगों का मिलता है, कब जाके हिट होती है, फ्लॉप होती है, बहुत सारी चीजें। लेकिन आप जब थिएटर में बैठे हो, ऑडियंस के सामने बैठे हो, तो आपके सामने जो गिव एंड टेक उसी टाइम हो जाता है, और आपको पता चल जाता है कि आप कितने पानी में हो, आप कहाँ जा रहे हो, बिल्कुल किस तरह। तो वो थिएटर जो है ना, वो प्रैक्टिकली आपको जो आपका कैलिबर है उसको पहचानने में भी बहुत मदद करता है। असलियत जो आपने जो अभी लाइक असलियत, आपकी जो अपनी असलियत है वो दिखाता है, आपको समझाता है कि भैया आपका रेंज, आपका पोटेंशियल आप ये है, और आप कहाँ तक जा सकते हैं। वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर लेके आता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अशोक भौमिक जी कहते हैं इसके लिए डेडिकेशन होनी चाहिए। बिल्कुल, जो डेडिकेटेड होगा वही कर पाएगा, जो राइट राइट, पेशेंस जिसमें बिल्कुल। होगी वही कर पाएगा जी। रंगमंच के बाद आपका जो हिंदी फिल्मों में सफर रहा, सिनेमा का जो सफर रहा, उसके बारे में मैं चाहूंगी आप बताएं। मैं एक्चुअली ना, मैं 88 में पहले बॉम्बे बॉम्बे से पहले मैं कुछ देर दिल्ली रहा हूँ। दिल्ली दूरदर्शन पे काम किया मैंने। मेरी पहली पहली पिक्चर मैंने ना 87 में एक पिक्चर पंजाबी की एक शॉर्ट स्टोरी थी, सांझी कंध। तो उसको मैंने उसके ऊपर एक हिंदी टेली फिल्म थी जो मैंने एज राइटर काम शुरू किया था। क्योंकि राइटिंग मेरे ब्लड में थी, मेरे फादर भी लिखते थे, उनको पोइट्री का शौक था, मेरे चाचा जी लिखते थे, तो वो कविश्री भी करते थे, तो बहुत सारा साहित्य पढ़ा था। तो वो सारी चीजें जो थी है कि अभी कुछ लिखे, तो मेरे मेरे एक दोस्त है वहां पे, तो उन्होंने मुझे बोला कि एक अच्छी सी कहानी जो है दूरदर्शन के लिए चाहिए। तो मैंने मैंने मेरे पास 1957 की एक पंजाबी, संतोख सिंह धीर राइटर है पंजाबी की, उनकी एक कहानी थी, शॉर्ट स्टोरी थी, कुछ 4 5 6 पेज की कहानी थी। मैंने बोला इसके ऊपर हम लोग एक अच्छी कहानी डेवलप करके आगे स्क्रीन प्ले बना के एक 90 मिनट की एक अच्छी फिल्म बना सकते हैं। सो मैंने वो स्क्रीन प्ले डायलॉग लिखा उसका, और वो पिक्चर का टाइटल हमने रखा था सांझी दीवार। और वो पिक्चर सितंबर 1987 में दूरदर्शन पे टेलीकास्ट हुई, और उसको इतना अच्छा रिस्पांस मिला। तो कुछ मेरे दोस्त जो थिएटर के टाइम से हमारे साथ काम करते, वो बॉम्बे पहुंच चुके थे उस टाइम पे। कुछ लोग मुझे सांझी दीवार की शूटिंग के दौरान मिले, जो कुछ बॉम्बे से आर्टिस्ट आए थे। तो उन्होंने बोला यार तुम्हारा जो कैलिबर है, तुम्हारी जो राइटिंग है, तुम्हारी बातचीत है, तो तुम दिल्ली में टाइम वेस्ट मत करो, तुम बॉम्बे आ जाओ। तो वहां जी पे आपको बहुत सारा जो है रिस्पांस आपको मिलेगा मुझे लगता है। तो वहां फिर वो उन्होंने मुझे इतना अप्रिशिएट किया और मोटिवेट किया, तो मैं वहां से चलो 6 7 महीने के बाद फिर मैं बॉम्बे आ गया। तो बॉम्बे आने के बाद मुंबई तो अब बना है, तब मुंबई होता था जब हम लोग थे। जी जी जी। मुंबई कहने की आदत ही नहीं रही, क्योंकि हम तो उस टाइम फिर आके यहाँ पे आके मैंने पंकज पराशर जी हैं, उन्होंने उनके जी साथ में ज्वाइन किया। जिन्होंने पिक्चर की थी चालबाज, श्रीदेवी के साथ में बड़ी फिल्में की, और टेक्निकली बहुत अच्छे थे, और वो एड फिल्में करते थे, बहुत अच्छे टेक्नीशियन पंजाबी अपना बॉलीवुड के माने जाते हैं। और उनके साथ में मैंने 2 फिल्में की थी, राजकुमार जिसमें अनिल कपूर, माधवी दीक्षित थे, और इसका एक जी की थी मेरी बीवी का जवाब नहीं, अक्षय कुमार, श्रीदेवी वाली, जो जी मैंने जी। एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर की। फिर मैंने रविंदर पीपट साहब के साथ काम किया। तो उनके साथ मैंने एक पिक्चर की थी, आओ प्यार करें, जिसमें सैफ अली खान, शिल्पा शेट्टी वगैरह ये थे। तो फिर मैंने केसी बुकाडिया साहब थे, उस टाइम पे बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस था, बीएमबी जी प्रोडक्शंस, उनकी रेगुलर फिल्में बनती थी। उनके साथ में तो इतनी फिल्में की हैं मुझे याद ही नहीं है, 4 5 साल में हमने 10 15 फिल्में की, जिसमें मैंने साउथ के डायरेक्टर्स टी रामाराव हैं, के बपैया, तो थोड़ा सा काम प्रिया दर्शन साहब के साथ भी किया। तो मतलब फिर वो एक प्रोसेस था सीखने का। जी तो
88 से लेके मैं कह सकता हूँ 95 तक ये मेरा दौर था। मैं एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया, और उनके साथ में पीपल के साथ था, मैं फिल्में साथ में उनका एज राइटर भी काम करता था, सीन्स के डायलॉग्स भी लिखता था। तो वो सारी चीजें वहां पे एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिला मुझे बहुत ज्यादा। तो उसके बाद फिर एक बार मैंने जो सोचा कि अभी हम लोग पिक्चर में तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहिए, तो मेरे हमारे जब मैं पीपर साहब के साथ काम करता था तो वहाँ पे हमारे कैमरामैन थे श्रीपद नाटू जी, वो अभी एक्सपायर हो गए। बहुत अच्छा था, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में जिद्दी, अफलातून, सनी देओल की, अक्षय कुमार की सब किया, और हमारे पीपर साहब के साथ वही उन्होंने किया था, आओ प्यार करेंगे उन्होंने की। तो मेरी उनके साथ काफी ट्यूनिंग हो गई। तो मैंने एक दिन उनको ऐसे बोला कि सर जब मैं डायरेक्टर बनूंगा तो आप मेरी पिक्चर करोगे। तो शायद उस टाइम तो उन्होंने बोला होगा कि यार ये तो बच्चा अभी, ये तब 22-23 साल की एज थी, तो मुझे लगा कि यार इतनी जल्दी थोड़ी बनेगा। तो उन्होंने बोल दिया मेरे को, चलो हाँ नहीं कोई बात नहीं, प्रॉमिस है। लेकिन पुराने लोगों में एक बात ये होती थी कि जो प्रॉमिस करते तो फिर निभाते भी थे, आज वाली बात नहीं। तो उस टाइम पे मैंने विद इन 6 मंथ तो मैंने फिर उनको बोला जी मेरे प्रोड्यूसर रेडी है और मैं एक पंजाबी में फिल्म बनाना चाहता हूँ। तो उनको यकीन नहीं था कि यार ऐसे इतनी जल्दी बंदा ये पिक्चर, है ना। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, उन्होंने बोला कि मैंने कमिटमेंट किया और तुम्हारी पिक्चर मैं करूंगा। और पहली पिक्चर में आपको बताऊं कि उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया प्रोड्यूसर ने, बोले क्योंकि बोले जो मेरी प्राइस है हिंदी फिल्म के हिसाब से आप पंजाबी में दे नहीं पाओगे, इसलिए इससे बेटर है कि मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, आपकी पिक्चर करता हूँ। उन्होंने, मैंने पहली पंजाबी पिक्चर की थी मेला। जी, तो मेला। हाँ मेला, जिसका हमने म्यूजिक रिकॉर्ड किया था 95 में, 96 में उनको हमने शूट किया, और 97 में जाके पिक्चर ली, क्योंकि उस जमाने में नेगेटिव पे शूट होता था, कैमरा टेक्निक उतनी इतनी होती थी, वो सारी चीजें हमको मतलब एक पिक्चर बनाने में 1.5 2 साल निकल जाते थे। आज तो सब डिजिटल हो गया, टू मच क्विक है। पहले तो वहां से नेगेटिव जाता था, लैब में जाता था, प्रोसेसिंग होती थी, प्रिंटिंग होती थी, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग जॉब था। अभी तो साथ ही साथ जी कंप्यूटर पे सब हो जाता है। जी। सुचित्रा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बेहतरीन रंगकर्मी है, आकाशवाणी से, नाटकों से उनका नाता है, ओरिजिनल सिनेमा और टेलीविजन से उनका बहुत गहरा नाता, बेहतरीन अदाकारा है। तो आपने पंजाबी फिल्में डायरेक्ट करना शुरू कर दी और हिंदी फिल्मों में एज एडी आपने काम किया, तो कोई ऐसी याद, सुनहरी याद जो आप चाहें, आप हमसे शेयर करना चाहें फिल्मों से जुड़ी हुई? बहुत सारी यादें तो बहुत सारी हैं, लेकिन क्या होता है कि एक मुझे अभी भी याद है कि मैं जब पंकज पराशर जी के साथ पहली बार काम किया था, तो उस टाइम पे क्या होता था ना कि ये जो सीनियर एसोसिएट या और डायरेक्टर, तो हम लोग, मैं तो उसमें उस टाइम पे समझो क्लैब बॉय था, तो हम लोगों को आगे डायरेक्टर के पास या इधर उधर जाने नहीं दिया करते। तो बड़े जैसे ना एक बड़ा ही वॉल सी क्रिएट करके रखते, इधर नहीं, अरे ये इधर खड़े, सर खड़े इधर बैठो, तुम ये तुम, है ना। तो हमको भी था कि बड़ी मुश्किल से यार काम मिला, कहीं निकाल ही ना दे। तो उसमें मुझे याद है कि मैं एक बार वो लंच ब्रेक हुआ था, तो लंच ब्रेक में उन्होंने एक ट्रॉली शॉट लगाया। उस जमाने में मॉनिटर तो होता नहीं था, तो कैमरे में ही सब देखना पड़ता था। तो मैंने देखा कि चलो यार ये कैमरे में क्या शॉट लगाया है, तो मैं, सब लोग खाना खाने चले गए और मैं चोरी से वो कैमरे की तरफ देखता रहा, और मैं इतना इन्वॉल्व हो गया तो मुझे पता नहीं चला कब लंच ब्रेक खत्म हो गया ये हो। और ये वो मेरे पीछे आके खड़े हैं और मुझे उन्होंने हाथ लगा के बोला भी, तो मैंने पीछे जब हम देखा, डिजिटल मैं एकदम, प्लेटफॉर्म पे होते। जी जी हाँ, सर। तो उन्होंने एकदम मैं घबरा गया, मैंने कहा सॉरी सर सॉरी। और जो हमारा जो एसोसिएट था वो मुझे डांटने लगा, तुमको पता नहीं, तुम ऐसे ही जाके एकदम से कैमरे को कैसे देख रहे हो ये हो। लेकिन पंकज जी ने वो जो उसको बोला, बोले चुप, तेरे से पहले डायरेक्टर बनेगा ये। मतलब उन्होंने ऐसा बोल क्या दिया। बन भी गया क्या मैं, तो मतलब ये है कि क्योंकि मैं असिस्टेंट थर्ड फोर्थ तक ही रहा हूँ, मैं कभी एसोसिएट या चीफ असिस्टेंट बना नहीं। उसके बाद मैं सीधा मतलब डायरेक्टर ही बना, आप? और पंजाबी फिल्म की, और दूसरी मेरी जो फिल्म थी बागी, तो उसको नेशनल अवार्ड मिल गया। और तब जी मेरी एज 29 ईयर की
था जब मुझे ये नेशनल अवार्ड मिला। और मेरे ख्याल से पंजाबी का सबसे छोटी उम्र का मैं डायरेक्टर था उस टाइम पे जिसको नेशनल अवार्ड मिला था, और बेस्ट पंजाबी फिल्म का, वो भी बेस्ट रीजनल फिल्म जो है वो मिलना एक बहुत बड़ी क्या बात है। बात, लेकिन और बहुत वाकई। सारी चीजें, और वो जो कहानी जो थी, वो कह लो कि वो जो मेरा एक बैकग्राउंड था ना, मेरे फादर ने जो मेरा, बोलते कि एक जो जड़ थी, नींव थी मेरी, जो साहित्य जो था, लिटरेचर था जो मेरे को प्रोवाइड किया, जो मैंने पढ़ा, जी। उसमें से जो वो डेप्थ वो चीजें आई, तो वो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा कारण बना उस फिल्म का जो नेशनल अवार्ड मिलने का। तो वो क्या होता है जी। कि बहुत सारी चीजें जो आपके साथ जुड़ती चली जाती हैं, आप कई बार जानबूझ के या उसको नोएंगली वो चीजें क्रिएट नहीं करते, लेकिन उसमें आप पैशन होना चाहिए हर चीज में, सीखने का, पढ़ने का। और आजकल की जनरेशन जो है वो साहित्य या किताब या वो चीजें पढ़ने में थोड़ा सा उनको लगता है कि यार क्यों टाइम वेस्ट करेगा, सीधे कहीं गूगल पे मिल जाए थोड़ा बहुत तो इजीली कट टू कट हो जाए काम, ये सारी चीजें। आपने भी नेशनल फिल्म अवार्ड की बात की, बहुत बड़ा सम्मान है एक फिल्म मेकर के लिए, फिल्म डायरेक्टर के लिए, और आपको रीजनल फिल्म कैटेगरी में मिला बागी फिल्म के लिए। तो मैं चाहूंगी क्या अनुभव रहा उस फिल्म के पीछे, कितनी चैलेंजेस आपने फेस की उस फिल्म के प्रोडक्शन में, उस फिल्म को बनाने में, और फिर आप नेशनल अवार्ड तक पहुंचे, उसके बारे में मैं चाहूंगी आप अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करें। उस फिल्म में ओमपुरी साहब ने काम किया था, हम्म। तो ओमपुरी साहब ने सेंट्रल कैरेक्टर उसके अंदर किया था। लेकिन तब मेरी पंजाबी पिक्चर मेला की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन वो पिक्चर अभी रिलीज नहीं हुई थी। तो मैं ओमपुरी साहब शिमला में किसी फिल्म का शूट करने के लिए आए थे, तो मुझे लगा कि बॉम्बे में तो उनको जो है ट्रेस करना बड़ा मुश्किल है, तो मैं वहाँ शिमला में अपनी जो थी उस टाइम पे, जो लैपटॉप कंप्यूटर तो होता नहीं था कि हम क्या दिखाएं, तो उस टाइम पे तो पिक्चर की वो जो एल्बम्स बनी होती जिसमें फोटोग्राफ लगे रहते थे, है ना, तो उसमें एक जी। पता चलता था पिक्चर का लुक क्या है। तो वो मैं ओमपुरी जी के पास लेके गया, वहां पे पहुंच गया, तो गिरजा शंकर जी जो है वो एक सीरियल बना रहे थे जिसमें ओमपुरी जी काम कर रहे थे। तो गिरजा शंकर जी ने मेरी फिल्म मेला में भी काम किया था, तो उन्होंने बोला ओम जी आ रहे हैं इधर, तुम आओ। तो हम लोग पहुंच गया मैं वहां पे, और वहां पे उनको जाके मैंने कहानी सुनाई बागी की। तो ओमपुरी साहब ने मुझे बोला कि देखो कहानी तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं आपकी पिक्चर कर रहा हूँ। अगर जैसे आपने मुझे कहानी सुनाई, आप मुझे पूरी बॉन्ड स्क्रिप्ट दोगे, तो उसके पढ़ने के बाद मैं यस करूंगा। हाँ, फर्स्ट स्टेज पे मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि कहानी सुनने में बहुत अच्छी लगती है, जब हम उसकी स्क्रिप्ट बनाते हैं तो वो है। सो जब मुझे इतना मतलब अच्छा लगा कि यार इतना बड़ा स्टार, उसने मुझे मेरी कहानी सुन के बोला कहानी बहुत अच्छी है, मैंने कहा सर मैं आपको विद इन 3 मंथ्स आपको मैं स्क्रीन प्ले देता हूँ। उसके बाद में मैं मतलब 3 महीने के बाद सीधा हैदराबाद पहुंच गया। ओमपुरी साहब चाइना गेट की शूटिंग कर रहे थे, सीधा उनके ऑर्डर है, यार तुम इतनी दूर आने की क्या जरूरत है, मैं बॉम्बे आ ही रहा था ना। मैंने कहा नहीं सर अभी आप, तो वहां पे मैंने उनको पूरी बॉन्ड स्क्रिप्ट कंप्यूटराइज टाइप उस टाइम पे करके स्पाइरल बाउंड किया और उनके हाथ में रखी। हाँ। बोले यार इतनी मेहनत करके लाए हो, इतनी मेहनत, तो बोले आप हिंदी फिल्म वाले नहीं करते। तो बोले यार अभी तुमने इतना अच्छा काम किया, देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं मतलब ये पिक्चर करूं। और उन्होंने फिर मुझे बोला खाली जो क्लाइमैक्स वाला सीन है वो बहुत हाईलाइट है इस पिक्चर का, उसके मुझे डायलॉग पढ़ के सुना दो आप। तो उन्होंने मैंने डायलॉग पढ़ के सुनाए, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं ये पिक्चर कर रहा हूँ। तो मुझे बहुत मतलब, फिर मैंने उनको बोला सर भाई मेरे जो प्रोड्यूसर हैं, तो उनको मैं उस टाइम पर, ये तो होता नहीं था कि वैसे, तो मैंने वहां से, उन्होंने अपने होटल से फोन लगा के, लुधियाना में मेरे प्रोड्यूसर का लैंडलाइन नंबर था, वहां उसको फोन करके बोला कि तेरा डायरेक्टर मेरे पास बैठा है, आई एम डूइंग योर फिल्म। मैंने कहा क्या उसके बात। यकीन नहीं कि उसको मतलब यकीन नहीं है। तो ये सारी उस टाइम के जो आर्टिस्ट थे वो मतलब क्या बोलूं कि जो कला थी, या कह लो एक जो कहानी या हर चीज, जो अच्छी चीज की कदर करते थे। ऐसा नहीं था कि यार ये छोटा सा बच्चा या ये 25 साल का लड़का क्या पिक्चर बनाएगा, जैसे आजकल मतलब बड़ा होगा। तो वो उस टाइम पे ये नहीं था, उन्होंने देखा यार बात है, तो वो ऐसी मतलब ओमपुरी साहब के साथ फिर पिक्चर बनी। और पिक्चर बनने के बाद जब पिक्चर डबिंग कर रहे थे ओमपुरी साहब, तो
उन्होंने मुझे बोला यार तुम जब मेरे पास कहानी लेके आए थे तो तुमने पिक्चर अच्छी बनाओगे, तो मुझे पता चला था, मुझे लग गया था। और जब मैं शूटिंग पे गया मुझे फिर लगा कि पिक्चर काफी अच्छी बन रही है, लेकिन तुम इतनी अच्छी पिक्चर बनाओगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। और उन्होंने ही मुझे मतलब मोटिवेट किया, बोले यार ये पिक्चर की कहानी बहुत अच्छी है, इस पिक्चर को तुमने बना भी बहुत अच्छा है, इसको नेशनल अवार्ड के लिए जरूर अप्लाई करना और इस पिक्चर को नेशनल अवार्ड मिल जाएगा। ऐसा बोला उन्होंने, पता नहीं उनको क्या, तो हमको तो, मुझे तो पता भी नहीं था उस टाइम पे कि नेशनल अवार्ड कैसे जाते हैं क्या है, तो उन्होंने मुझे गाइड किया। फिर मैंने वहां से, हम लोग इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में गए, वहां कैसे एप्लीकेशन करना ये सब चीजें किया, और ये ओमपुरी साहब की बदौलत कह सकते हैं कि उसको नेशनल अवार्ड मिला पिक्चर को, तो ऐसे। और जब आपको नेशनल अवार्ड अनाउंस हुआ तब कैसा अनुभव हुआ आपको? देखो मुझे एक्चुअली क्योंकि उस टाइम पे ये सारी आज की तरह नहीं है, बट बहुत इजीली कि आपको मैसेज आ गया या कुछ हो गया। तो मैं बॉम्बे में अपने घर में सो रहा था, मुझे याद है सुबह 8 बजे मेरे घर का फोन बजा, और लैंडलाइन हुआ करता था जलंधर से, हमारे जो पिक्चर के डिस्ट्रीब्यूटर थे जिन्होंने पिक्चर रिलीज की थी, तो उन्होंने मुझे, मेरे उनका डैडी सयाल है उनका नाम, मैंने कहा डैडी साहब क्या हुआ सुबह सुबह फोन? अरे यार तू सो रहा है, जाग। मैंने किया और तेनू नेशनल अवार्ड मिल गया। तो मुझे ना यकीन नहीं आ रहा था, मैंने कहा यार मैं कैसे, और फिर भी मैंने किसी को नहीं बोला, किसी को बताया नहीं। तब मैंने देखा, फिर मैं साइबर कैफे पे गया, फिर साइबर कैफे पे वो पूरा जाके, उस टाइम पे ऐसे नेट तो अवेलेबल फोन वोन पे था नहीं, वहां से फिर मैंने देखा, फिर मैंने कैटेगरी में मेरा नाम देखा। जब तक वो देख के यकीन करके, मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझे लग रहा था कि वो यार मुझे मतलब ऐसे बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि बोला यार तूने किया था, क्योंकि अप्लाई तो उनको पता था किया हुआ है। लेकिन जैसे ही मिला फिर मैंने देखा, फिर जाके हमने सबको बताया कि भाई नेशनल अवार्ड मिल गया पिक्चर को। और जब फिर वहां पे गए, वो तो एक आपका लाइफ टाइम एक बात होती है, जब प्रतिभा देवी पाटिल जी जो हमारे राष्ट्रपति थे, उनके हाथों से मिला अवार्ड। और वहाँ सबसे बड़ी बात ये थी कि वहाँ पे अल्फाबेटिकली आपको बिठाते हैं ना, पूरी लाइन A B C, तो मैं एस में था, तो मेरे साथ में संजय लीला बंसाली, सुभाष घई, ये सब बड़े बड़े दिग्गज लोग उसी लाइन में बैठे थे, मैं भी उनके साथ में बैठा था। तो मुझे पहली बार जिंदगी में एहसास हुआ कि यार थोड़ा बहुत काम तो हमने भी किया है, कि यहाँ बैठने का मौका मिला। मैं अपने आप को बहुत मतलब खुशकिस्मत समझा कि यार ये इतने बड़े बड़े दिग्गज लोगों के साथ में बैठने को ही मिला, बहुत बड़ी बात होती। तो बस ऐसे ही सफर चल। विज्ञान भवन में जब अवार्ड मिलता है, और वो जिस तरह से आपने कहा अल्फाबेटिकली, और रिहर्सल्स होती हैं, क्योंकि मैं खुद कई बार कमेंट्री कर चुकी हूँ नेशनल फिल्म अवार्ड्स की, वो मंजर ही अलग होता है, वो मंजर ही अलग होता है। तो वहां पे मैं वही था ना, वो एक दिन पहले हमको होटल हयात एजेंसी में बिठाया, एक दिन रिहर्सल किया, उसके बाद सेकंड फिर पार्टी होती है। तो लगता है कि यार वी आर पार्ट ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि मैं तो एक छोटे से गांव में से आया था। हमारे जब तक मैट्रिक जब मैं की तब तक हमारे गांव में लाइट भी नहीं आई थी, उससे पहले हम लालटेन से लैंप से पढ़ा करते थे, कच्चे घर थे। तो मतलब मुझे ये लग रहा था कि यार मेरे लिए वो सपना था, क्योंकि हमारे गांव में जो हमारा तो कोई सोच भी नहीं सकता था उस तक की बात। तो लेकिन वो मेरा एक सपना, मुझे ऐसे ही लग रहा था कि यार ये वाकई ये सच है, जब सपना में वाकई वहां पे पहुंच गया, क्योंकि मेरा पैशन शुरू से इतना था कि मैं करना है तो फिल्म लाइन में काम करना, और कुछ करना नहीं है, और बनना भी डायरेक्टर है, ये तय किया हुआ था कि नहीं। क्या बात, इतनी खूबसूरत और इतनी इंस्पायरिंग बात आपने कही कि जिस जगह जहां से आपका बचपन गुजरा वहां लाइट नहीं थी, किस तरह मेहनत करके, मेहनत हमेशा रंग लाती है, अगर आप में ईमानदारी से अगर आप काम करो तो वो आपकी मेहनत कभी भी जाया नहीं जाती, उसका फल जरूर मिलता है। और विज्ञान भवन में नेशनल फिल्म अवार्ड मिलना, और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो ही इतना खूबसूरत होता है कि इतना प्राउड फील होता है जब वहां जाते हैं, एंटर करते हैं। इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ बिग थिंग, एंड आपने ये करके दिखाया, और आप इंस्पिरेशन है बहुत सारे न्यू कमर्स के लिए, और ऐसे लोगों के लिए जो
रास्ते ढूंढते हैं और मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं। हमारे साथ बहुत सारे व्यूअर्स जुड़ चुके हैं। सुभाष गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ शख्सियत में आ चुके हैं, बेहतरीन रंगकर्मी है, निर्देशक हैं, सिनेमा से उनका नाता रहा है, रंगमंच से नाता रहा है, टेलीविजन से नाता रहा है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं सुभाष गुप्ता जी का। शब्बीर मुजाहिद साहब हमारे साथ जुड़े हैं श्रीनगर से, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के स्टेशन डायरेक्टर रह चुके हैं, लिखते हैं ग्रास रूट पर्सनैलिटी ऑलवेज टच हाइट्स, बिल्कुल सही। जय नारायण कश्यप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। प्रोफेसर जयदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लिखते हैं वेरी हम्बल पर्सन, यस बिल्कुल सही कह रहे हैं जयदीप सर आप। वही जिलानी जी हमारे साथ कश्मीर से जुड़ चुके हैं, बेहतरीन सिंगर हैं, इज अ कल्चरल एक्टिविस्ट, बहुत काम कर रही हैं कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं वही जिलानी, और जितने भी हमारे साथ एस्टीम्ड व्यूअर्स जुड़ चुके हैं उन सभी का मैं स्वागत करती हूँ। इतना बेहतरीन जो आपने कहा नेशनल अवार्ड की जो आपने बात की, इतनी इंस्पायरिंग बात आपने कही, किस तरह से आपने मेहनत की, किस तरह जो आपकी डेडिकेशन थी, किस तरह से आपने साहित्य पढ़ा, बचपन कैसा गुजरा, उसके बाद आपने जो मकाम हासिल किया अपनी मेहनत के बल पर, ये वाकई ये दिस इज कमेंडेबल। मैं अब ये जानना चाहूंगी आपकी कला के क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई ऐसा लम्हा जो बहुत चैलेंजिंग रहा हो आपके लिए, क्या कहेंगे? चैलेंज तो खैर देखो, पूरी लाइफ एक चैलेंज है। तो मैं अभी आपको बताऊं कि आजकल की जो जनरेशन है ना, वो बहुत छोटी सी बात पे डिप्रेशन पे आ जाती है। मैंने पिक्चर की थी लगदा इश्क हो गया, तो उस पिक्चर में मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो हमारी जो गाड़ी थी वो 300 मीटर खाई में चली गई थी। मसूरी के पास हम लोग शूट कर रहे थे, रात को गिर गई। और मेरे 3 लोग थे मेरे साथ में, एक आर्टिस्ट थे और साथ में मेरे प्रोडक्शन मेरा फ्रेंड सुभाष जो सारा एग्जीक्यूट कर रहा था। वो ऊपर गड़ा, उसका सर पत्थर पे लगा और पूरा सर फट गया। मेरे सर पे मतलब काफी चोटें आ गई, और हमारे साथ जो को आर्टिस्ट थे उनको भी काफी चोटें आई। तो मैं जब निकले, हम गाड़ी पूरी टूट गई थी, बाहर निकला और मैं देखा, और देखने के बाद मैंने उसको, उसका जो सर फटा था पूरा, उसको पकड़ के जो हाथ में दुपट्टा मेरे उसके पास में था कुदरती मेरे गले में, तो मैं बांधा और पीछे से गाड़ी आई। हम लोग ऊपर चढ़ गए 300 मीटर और चढ़ के हॉस्पिटल चले गए गाड़ी में, दूसरी गाड़ी में। तो मैं वहां पे जब लोग गए, इतनी ठंड थी रात को, ये सारी चीज थी, कांटे लगे, सब पता नहीं चला। मतलब इतनी विल पावर थी कि नहीं। मैंने उनको बोला यार ये अभी तो बहुत सारी फिल्में बनानी है सुभाष, अभी मरना नहीं यार। तो वैसे हम लोग वहां गए, और वहां पे जाके जब हमारा इलाज उन्होंने शुरू किया, उसके बाद हमको पता नहीं, सुबह जब मॉर्निंग में हमको जब होश आया वहां पे, तो सब उन्होंने बोला मेरे दोस्त सब ठीक है, आप लोग ठीक है। और डॉक्टर ने बोला यार इतनी विल पावर मैंने नहीं देखी है, और इतना खून निकल गया सब, और इतना 300 मीटर आप पूरा रात के अंधेरे में कैसे चढ़ के आ गए। और मैं उसको पता है कि देखो पैशन जो कैसा था मेरा, मैंने जो हम गाड़ी में आए थे ना, गाड़ी के पीछे जो हम लोग शूट करके, तो उस टाइम पे कैन होते थे, नेगेटिव होता था। तो उस दिन हमने शूट किया था, कैन मेरी गाड़ी के अंदर पड़े हुए थे। मैंने उनको बोला डॉक्टर साहब मेरे प्रोडक्शन वाले को बुलाइए, दूसरे को, मेरी गाड़ी के अंदर तो मेरे कैन थे, वो उसको कोई नेगेटिव खराब तो नहीं हो गया जो हम शूट करके आए थे। बोला यार इतना पैशनेट आप, मतलब आपकी जान जा रही थी और आप बोल रहे हो। और आपको दो हाईलाइट, और हमारे प्रोडक्शन वाले वहां पे गए दूसरे दिन में, और वहां से वो पूरे बॉक्स ऐसे जैसे मतलब क्वाइंस नहीं, मतलब गिर जाते छोटे छोटे क्वाइन, वो पूरे बॉक्स वहां से ढूंढ के ले, और मुझे उन्होंने बताया, लाके दिखाया, बोले सर ये देखो हमारे पूरे कैन सही सलामत है, एक भी कोई खुला नहीं है और एक में भी लाइट नहीं लगी। देखो जब आप इतना पैशन के साथ काम करते हो तो कई बार ऊपर वाला भी आपको साथ देता है। पूरी पिक्चर का मतलब इतने हम लोग अच्छे अच्छे शॉट लेके आए, तो कोई शॉट खराब नहीं हुआ। तो उससे अभी तो डिजिटल होता है सब, हार्ड ड्राइव पे उसी टाइम आ गया कोई प्रॉब्लम, तो उस टाइम पे तो नेगेटिव होता था, फिर जाके डेवलप होता था। तो वो सारा ये जो लम्हा मेरी जिंदगी का है, इसको हम लोग आप कैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई आप विल पावर जो है आपको बचाती है, या ये बोले कि आपके अंदर जो पैशन है सिनेमा के लिए, अपने काम के लिए, वो उसने बचाया, या कह लो मेरी विल पावर ने बचाया, या कुछ भी हम लोग इसको कहते हैं कि ये लम्हा ऐसा है मेरी जिंदगी में जिसको मैं कभी भूल नहीं सकता। और मैं मतलब मुझे लगता है कि यार उस टाइम पे मुझे एक नई जिंदगी ऊपर वाले ने दी, ताकि मैं अच्छी और फिल्में बनाऊं। क्या बात,
वाकई पैशन और डेडिकेशन का ये कि ऊपर वाला पूरी कायनात आपके साथ हो जाती है अगर आपके अंदर ईमानदारी से काम करने की कुव्वत है। विराट सोनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं जेन्युइन पर्सन, बहुत स्वागत करती हूँ। सुचित्रा गुप्ता जी लिखती हैं हिज अचीवमेंट्स आर रियली कमेंडेबल। ये सुचित्रा मैम है, उनकी वाकई सर की अचीवमेंट्स आर रियली कमेंडेबल। पंजाबी फोक पिक की अगर मैं बात करूं, जिस तरह से आपके फादर साहब भी पंजाबी फोक का गाया करते थे, तो आज पंजाबी फोक को कहाँ देखते हैं? देखिए मैं एक बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला फूफा जी जो कीर्तन किया करते थे गुरुद्वारे में, मैंने उनसे काफी म्यूजिक सीखा है जी। तो वो हमको सिखाया करते थे बड़ा डिटेल में। तो आज पता क्या हो गया है, आज जो पहले आप पुराने से शुरू से ले लीजिए, बॉलीवुड में हमेशा जो ब्लेंड था, जिसको तड़का पंजाबी म्यूजिक का शुरू से, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, आनंद बख्शी साहब, जो कोई शहरी बाबू दिल लहरी बाबू, मैं जट जमला पगला दीवाना, तो पंजाबी फोक पे आधारित जितने भी गाने थे, तेरी रब ने बना दी जोड़ी, सब इतने बड़े हिट गाने पंजाबी फोक म्यूजिक को बना के हुए हैं। लेकिन क्या हो गया कि अभी हमारा जो पंजाबी फिल्में हैं, पंजाबी फिल्में टोटली ये जो है सारा वेस्टर्नाइज हो गया, वो अपना फोक को भूल के वो पूरा उधर चले गए, रैप के उधर, इधर इसको कॉपी कर रहे हैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हमारे घर के अंदर इतना खजाना है, जो कलियां, जो हमारे कुलदीप मानक साहब इतना अच्छा उन्होंने गाया है, और मतलब कितने सिंगर्स हैं हमारे जो है, तो उन्होंने मतलब सुरेंद्र कौर जी, प्रकाश कौर जी हैं, तो आशा सिंह मस्ताना जी, आशा सिंह मस्ताना जी हैं, उस टाइम पे सुरेंद्र छिंदा जी, वो बड़ा फोक बड़ा अच्छा गाते थे। तो ये सारे, तो मोहम्मद सदीक साहब, उन्होंने ड्यूट सॉन्ग बहुत अच्छे गाए। सो वो चीजें आजकल थोड़ा सा फ्यूजन म्यूजिक के लिए कंपोजिशन कॉपी तो कर लेते हैं, लेकिन खुद क्रिएट करना, खुद मेरे ख्याल से पता नहीं, तो उनसे होता नहीं। अभी गाने रिक्रिएट कर रहे हैं हिंदी फिल्मों वाले भी, पंजाबी फिल्मों वाले भी, तो कोई आप कंपोजिशन नहीं कर सकते। उसका रीजन वही है कि आपने सीखा ही नहीं है, आपके अंदर पैशन ही नहीं है। आप तो चाहते हैं कि 3 महीने, मैंने आपको बताऊं कि मैं एक बार मिला था अपने बडाली, पूरन चंद बडाली जी, बडाली ब्रदर्स, तो मैंने उनको बोला, सर आप इतने बड़े सिंगर हैं और आप कुछ ऐसे शागिर्द देके जाइए जो अच्छी गायकी हो, है ना। लेकिन वो बोला कि हमारे पास जो आता है, कोई भी आदमी तो सीखना चाहता ही नहीं है। तो वो सारे लोग चाहते, भैया हमको 3 महीने के अंदर जो है एक उसके काबिल बना दीजिए कि हम लोग एक एल्बम निकाल सके और हमारा जो गाना आ जाए मार्केट में, और हम लोग यूट्यूब पे आ जाए, और हम लोग हमारा जो है इसमें छा जाए। बस ये चीजें हैं, ना तो पैशन है और ना पेशेंस है, दोनों चीजों की कमी है। इसलिए पंजाबी फोक म्यूजिक जो है वो तो भंडार है। फोक तो कोई किसी भी जो स्टेट का जो फोक होता है ना, वो तो जो मतलब आप कहीं भी, आप राजस्थानी धुनों पे कितने गाने बने हुए हैं, वो सब हिट है, क्योंकि वो आपकी बोलते हैं कि आपकी आत्मा के बहुत करीब होता है फोक जो होता है, क्योंकि बचपन से। हाँ, तो उसी चीजों में सो वो जो है, तो फोक कभी मरता नहीं है। फोक धुन पे आधारित कोई भी गाना बनेगा, वो कभी फ्लॉप नहीं होता है। लेकिन ये चीजें समझने के लिए हमको फोक सुनना पड़ेगा, म्यूजिक सीखना पड़ेगा, इतना टाइम नहीं है किसी के पास आज। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हरजीत वालिया सर लिखते हैं कि ही इज वेरी वर्सटाइल राइटर, डायरेक्टर, अ गुड फ्रेंड अबव ऑल, एंड अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। यस हरजीत सर, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। सुचित्रा गुप्ता जी लिखती है कि आजकल सभी क्रैश कोर्स करना चाहते हैं। सही बात है, सही। ये बहुत ही इसमें, इसके लिए मैं यही आपको बताऊंगी, जो थिएटर है ना, जो थिएटर में आपको सालों साल लग जाते हैं सीखने के लिए, सब पेशेंस जो थिएटर सिखाता है आपको, वो कहीं से आपको मिलती नहीं है। और यहाँ पे किसी ने थिएटर तो अभी करना ही नहीं। अभी आजकल फिल्म डायरेक्शन में भी क्या हो गया, क्रैश कोर्स बाहर से करके आ जाते। कोई बोलता है जी मैं कैलिफोर्निया से सीख के आया हूँ, वो जी मैं हॉलीवुड से आया हूँ, कोई बोलता है मैं कनाडा से एक कोर्स किया है। वो 6 मंथ का कोर्स करके एक्टिंग आ जाते हैं लड़के लड़कियां हमारे पास, ऑब्जर्वेशन ही नहीं है। तो आप सीखोगे, आपने लाइफ को देखा ही नहीं है, आपने सारी जिंदगी जब से आप पैदा हुए तो आप फोन की तरफ ही देख रहे हो, तो आपने किसी इधर उधर की दुनिया को देखा ही नहीं, तो आप क्या एक्ट क्या करोगे। क्योंकि जो
फिल्में होती हैं जिसको बोलते हैं समाज का आईना होती है, तो हमने जब समाज को देखा ही नहीं है ढंग से, जब से क्योंकि हम लोग जब से मैं पैदा हुआ हूँ, मैं मतलब कच्चे घरों से लेके लालटेन से लेके ट्यूबलाइट से लेके अब यहाँ तक पहुंचा हूँ, मतलब बॉम्बे जैसे शहर तक मैंने वो पूरा इरा एक पूरा युग देखा है। और मैं वैसे कैरेक्टर्स हैं मैं उनको अपने गांव में देखा है, तो वो कैरेक्टर्स मैं अपनी फिल्मों में जब क्रिएट करता हूँ, तो मैंने जो फिल्म बागी लिखी थी उसमें काफी सारे ऐसे कैरेक्टर थे जो मैंने अपने गांव से लिए थे। एक टीचर का कैरेक्टर मैंने अपने फादर साहब से लिया था, जो ओमपुरी साहब का कैरेक्टर उनका एक स्टूडेंट आता, तो वहां से लेकिन वो पिक्चर इतनी अप्रिशिएट हुई कि उसका रीजन वही था कि वो लोगों को लगता है कि ये किरदार हमारे घर के आसपास रहता है, हमारे गांव का किरदार है, वो नकलीपन नहीं होता उसके अंदर, वो सच्चाई जो होती है ना किरदार में। वो आजकल क्या हो गया ना कि टेक्निकली तो फिल्में हम लोग बहुत अच्छी बना रहे हैं, जो किरदारों में वो जो असलियत होती है, जिसको जो सच्चाई है वो कमी है इसकी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। साहित्य पढ़ना बहुत जरूरी है, जो आजकल कहीं खो सा गया है। जैसे गुलजार साहब भी कहते हैं कि किताबें झांकती हैं बंद अलमारी से, तो साहित्य भी कहीं पीछे छूट गया है। गूगल पे लोग पढ़ते जा रहे हैं, किताबों का फील खत्म होता जा रहा है। तो जो मुंबई आना चाहते हैं अपना करियर बनाने के लिए, जो भी यंग परफॉर्मर, आप उनको क्या गाइड करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेन तो बात वही है कि पैशन और पेशेंस दोनों चीजें। मुंबई शहर जो है बहुत मेहनत मांगता है। मुंबई शहर में ऐसा नहीं है, मुंबई ऐसा शहर है जहाँ पे जो भी आदमी आता है, अगर उसमें टैलेंट है, अगर वो कुछ कर सकता है, उसके अंदर पोटेंशियल है, तो ये शहर आपको अपनी आगोश में लेता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, मुझे तो नहीं लगा कोई बंदा जो टैलेंटेड है यहाँ से कभी वापस गया है। मुझे 30-35 साल हो गए। तो उसके लिए सबसे बड़ी बात तो मेहनत है, ऑब्जर्वेशन है। जो नए लड़के लड़कियां जो एकदम से करना चाहते हैं, जो एकदम से कुछ चीजें उनको लगता है कि मेरी लाइफ में ये सब कुछ मिरेकल हो जाए, ये सारी चीजें शॉर्टकट्स जो है यहाँ पे, नो शॉर्टकट। आर्ट में कोई शॉर्टकट होता नहीं है। आप एक पिक्चर किसी शॉर्टकट से आप ले लोगे, लेकिन परफॉर्म कैसे करोगे? तो परफॉर्मेंस तो आपको खुद करनी पड़ेगी ना उसके लिए। तो ये सारी चीजें, तो ये जो लोग हैं, तो अपना काम जो है करने की बजाय पहले देते कि यार किसी तरीके से पिक्चर बस हथिया ली जाए, लेकिन वो करने से लिए मुझे लगता है कि आप अपने काम पे ज्यादा ध्यान दीजिए और अपना काम अच्छे से करिए। आप एक पिक्चर में आपको छोटा रोल भी मिलेगा, आप उसमें जब प्रूव कर दोगे तो आपको अपने आप बड़े रोल मिलेंगे, अपने आप आपको सब लोग आपको अप्रोच करेंगे। आप अपने काम में इतनी जो बोलते हैं कि सिंसेरिटी और इतना पैशन और आपके अंदर पैदा करो कि आपको लगे कि यार, जैसे आजकल नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब एक बड़ी एग्जांपल है, कहाँ से कहाँ तक पहुंचे। वो पैशन है, आज भी है लोग, ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग नहीं है, लेकिन है। बिल्कुल 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 सही बात कही आपने। नौरीन शर्मा जी लिखती हैं कि किसी भी कला के लिए धैर्य और जुनून की जरूरत होती है। बिल्कुल सही। रेखा सुशील शर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं, बेहतरीन गायिका रह चुकी हैं, गायिका हैं। लिखती है कलाकार के लिए पैशनेट होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। सुचित्रा गुप्ता जी लिखती हैं कि किरदारों की गहराई कहीं खोती जा रही है। बिल्कुल सही कह रही है सुचित्रा जी कि किरदारों की गहराई कहीं खोती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं। और धनंजय सर, अब मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी कि आप हमारे इस मंच पर आए और आपने अपनी जो जर्नी हमसे शेयर की, इतनी इंस्पिरेशनल जर्नी की, तमाम मुश्किलात के बावजूद जो हिम्मत, जो पैशन, जो डेडिकेशन के साथ आप आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं, ये जर्नी खासतौर पर न्यू परफॉर्मर्स के लिए बहुत कमेंडेबल है, एक इंस्पिरेशन है। तो बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी मैं आपका। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे से जितने भी व्यूअर्स जुड़ चुके हैं, जुड़े हैं, उन सभी का तहे दिल से एक बार फिर से शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम व्यूअर्स का। और क्योंकि व्यूअर्स जो है, जो हमारे दर्शक है, वो वाकई उनके बगैर तो हम कुछ भी नहीं है। एक मॉरल सपोर्ट मिलती है हमें। और मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी आज, क्योंकि शनिवार है और हर शनिवार को एक म्यूजिकल इवनिंग होता है, और आज रात को 8:30 बजे म्यूजिकल इवनिंग है। बहुत बेहतरीन गायक जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस म्यूजिकल इवनिंग में। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं काबुल बुखारी, यूट्यूब सेंसेशन रह चुके हैं अपने संगीत को लेकर,
कमाल के गायक हैं, तो हमारे शख्सियत में आ चुके हैं एज अ शख्सियत। तो आज हम उनको सुनेंगे, उनकी गायकी को सुनेंगे, बेहद खूबसूरत गाते हैं वो। तो आज रहेगा शाम को 8:30 बजे हमारे साथ म्यूजिकल इवनिंग में, और काबुल बुखारी साहब को सुनेंगे, हम उनके साथ रहेंगे शाम को 8:30 बजे। तो हमें आपका इंतजार रहेगा उस म्यूजिकल इवनिंग में। और शख्सियत का जो अगला अंक है वो कल शाम को 7 बजे एज यूजुअल, जिसमें हमारे से जुड़ेंगे बेहतरीन प्रोडक्शन डिजाइनर, डायरेक्टर, आर्ट डायरेक्टर जयंत देशमुख जी। एक बहुत बड़ा नाम, जयंत देशमुख जी हमारे से जुड़ेंगे कल शाम को 7 बजे। तो रहिएगा हमारे साथ, उनकी जर्नी से हम रूबरू होंगे। लेकिन उससे पहले आज रात को 8:30 पर 8:30 बजे आप सभी का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।